नमस्कार दोस्तों। देखो, हमने जो मुद्रास्फीति कंप्लीट किया है उसमें एक छोटा सा एक टॉपिक था, बिजनेस साइकिल करके। ये आपको रमेश सिंह जी की इकोनॉमिक्स की किताब है, उसमें पीछे मिल जाएगा। ये बड़ा सही सा एक कॉन्सेप्ट है जो आप सबको, वैसे तो आम जिंदगी में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, लेकिन इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं तो आपको ये बिज़नेस की एक साइकिल होती है हमारी इन्फ्लेशन के अंतर्गत, वह समझ में आ जाएगी। हमारे राजस्थान में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा होती है, आरएस जिसको हम कहते हैं, जैसे आपकी यूपी पीसीएस होती है, बिहार पीसीएस होती है, ऐसे जो राजस्थान की पीसीएस परीक्षा में एक बिजनेस साइकिल करके प्रश्न आया था। ये यहाँ से भी था और मैनेजमेंट में भी ये कॉन्सेप्ट है, और एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये मिलता है, बिजनेस साइकिल का कॉन्सेप्ट है ना। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, कहीं छोटी छोटी चीज़ें छूटे ना। देखिए, बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र बेसिकली है क्या? यह वह साइकिल है जो अर्थव्यवस्था के वृद्धि के चरणों को बताता है। देखो, किसी ने गीता पढ़ी होगी ना, तो गीता के स्टार्टिंग के पेजेस पलटना, उसमें एक चक्र दिखाते हैं व्यक्ति का। छोटा बच्चा होता है, तरुण बनता है, युवा बनता है, फिर उसके बाद वो वृद्ध दिखाते हैं, और उसके बाद अंत में मृत्यु हो जाती है। ऐसे चक्र होता है ना। तो हर चीज़ का किसी भी फील्ड में आप चल जाओ, एक साइकिल आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि वो स्टैग्नेट हो जाएगा। चाहे आप ज्योग्राफी में चले जाओ, चाहे इकोनॉमी में चले जाओ, चाहे हिस्ट्री में चले जाओ, सब जगह आपको एक साइकिल अवश्य मिलेगी। ऐसी एक साइकिल ये भी है, और एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के चरण ही हमारे क्या कहलाता है? व्यापार चक्र कहलाता है। देखो, इससे कुछ फेजेस होते हैं जिसको हम कलाएँ बोलते हैं। और ध्यान रखना, हम अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिसको बदस्तूर बनाए रखा जाता है, और वह क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ को समृद्धि। अच्छा, हम क्यों बना के रखे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? ये बताओ, आवश्यकता क्या हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने की? जैसे कोई भी व्यापारी चाहता है ना, लाभ होता रहे। लाभ क्यों होता रहे? कि उसका घर बार अच्छे चलता रहे, उसकी समृद्धि में कोई कमी नहीं आए, इसलिए वो चाहता है कि व्यापार में हमेशा लाभ होता रहे। इसी तरह अर्थव्यवस्था में समृद्धि क्यों चाहते हैं हम? देखो, दो मुख्यतः कारण चाहते हैं। ये जो ग्रोथ होती है, समृद्धि, इससे जो आपके पास जो एसेट आती है, संपत्ति आती है, उसको आप आगे नियोजन करते हो। नियोजन करने के बाद दो चीज़ों में हमें लाभ मिलता है। क्या? एक तो आर्थिक विकास होता है, और एक हमारा मानव विकास होता है। ये दो फैक्टरों में हम नियोजन करते हैं तो लाभ होता है ना हमें इकोनॉमी में। विकास वृहद शब्द है। हमने जब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी तो समृद्धि, विकास, इन दो शब्दों पे हमने बड़े विस्तृत रूप से बात करी थी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ फैक्टर को इम्प्लीमेंट करके यह दो चीज़ कौन कौन सी? एक तो आर्थिक विकास और एक मानव विकास को हम सस्टेन करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके चरण देख लें एक बार, कौन कौन से चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं सामान्यतः। पहला चरण होता है, जैसे अगर अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है, जिसको हम स्लैकनेस और स्लो डाउन बोलते हैं, एक स्थगन करके होता है। और तीसरा होता है प्रतिसार, और उसके बाद आ जाती है मंदी। हम इन चारों फेसेस को देखते हैं। देखो, सुस्ती, पिताजी बहुत लड़ते हैं ना, बहुत सुस्त रहता है, काम धाम नहीं करता। तो अर्थव्यवस्था में जब काम धाम नहीं होता, जब सब ऐसे खाली बैठे रहते हैं, तो वह जो टाइम होता है इकोनॉमिक पीरियड में, उसको हम सुस्ती कहते हैं। लेकिन इससे कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, अच्छा, मुझे अब आप सब खुद ही बता देंगे। अब अगर इकोनॉमी में स्लैकनेस और स्लो डाउन आ रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, उससे सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ता है कि अगर मैं एज दुकानदार हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब, आजकल बड़ी सुस्ती है, सामान ही नहीं बिकता। सामान नहीं बिकता मतलब क्या नहीं है? मांग नहीं है। एक प्रभाव तो ये पड़ेगा ना। अच्छा, मांग नहीं है। मांग नहीं होने से भी कई प्रभाव पड़ते हैं। मांग नहीं होने से, अब ज़्यादा समय तक मांग रही तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप करोगे, आपकी जो आर्थिक गतिविधियां होंगी वो क्या हो जाएंगी? कमज़ोर पड़ जाएंगी। यही होगा ना। आर्थिक गतिविधियां ये भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। मांग कम हो गया, आर्थिक गति कमज़ोर पड़ गई। अब क्या होगा इससे? सबसे बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा
जो रोजगार की जो वृद्धि दर है वह भी कम हो जाएगी। देखो इसमें रटने की कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप कहीं से भी कुछ भी एक पकड़ के चल लोगे ना तो सारे पॉइंट आके पहचान जाओगे। हमने देखा भैया मांग कम हो रही है सुस्ती की वजह से, दुकान पे आप बैठे हो तो आपने क्या किया भैया, आर्थिक गतिविधियाँ आजकल बहुत कम चल रही हैं। उस दुकानदार को आप फ़ोन करके बोलोगे साहब माल भिजवा दूँ, तो दुकानदार बोलेगा कि नहीं भाई अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है मतलब अभी मांग बहुत कम है, रहने दो, पुराना सामान ही नहीं बिक रहा। अच्छा, उससे क्या होगा, अब जो वाहन लेके डिलीवरी करने पहले जाया करता था व्यक्ति, उसके पास भी दिक्कत आएगी काम की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी। और वह जो अगर काम बढ़ता तो एक की दो गाड़ी करता लॉजिस्टिक में, दुकानदार भी मांग बढ़ती तो अपना एक आदमी और रखता, तो उससे क्या हो गया, रोजगार कम हुआ, रोजगार की वृद्धि दर कम हो गई। देखो और प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देखो। अगला, बचत दर कम हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कमाई नहीं रहेगी तो सेविंग तो कम होगी ना। अच्छा, सेविंग कम होगी तो उससे एक बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि आगे हम कहीं निवेश नहीं कर सकते, तो निवेश में भी सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, बचत से। देखो एक पॉइंट से अपने इकोनॉमी की कितनी सारी आइटम्स के रिलेटेशन में आ गए, ये सब इसके रिलेशन में आ गए ना। मांग कम थी, आर्थिक गतिविधियां कम होने लगी, रोजगार में वृद्धि दर कम हुई, बचत मेरी कम हो गई, बचत से इफेक्ट बढ़ गया मेरे निवेश पर। और ये अगर एक दुकान का मैं सिनेरियो बताऊंगा तो क्षेत्र में यदि यह सुस्ती चल रही है तो ये पूरे उस क्षेत्र की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये वहाँ पर रहने वाले सभी रहवासियों के साथ में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। इसमें एक दो पॉइंट और है, उनको देख लो। ऊपर लिख देता हूँ मैं। ऋण आवंटन में कमी और एक अपनी मुद्रास्फीति जो है इसकी दर कैसी हो जाएगी, निम्न स्तरीय। कैसे मुद्रास्फीति की दर निम्न स्तरीय कैसे हो जाएगी, अरे भैया मांग में कमी है, सुस्ती चल रही, जो चीनी तुम पहले 16 रुपये किलो बेचा करते थे, अब दुकानदार क्या करेगा, इसको बेच भाई, हुई स्टॉक पे इकट्ठी हुई पड़ी है, तो दुकानदार उसको कम में भी बेच देगा, है ना, 13 में भी बेच देगा, 12 में भी बेच देगा, उसको सेल कर देगा, है ना। ये समझ गए आप सुस्ती का। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरे कान में मुझे वो भी बात गूंज गूंज के सुनाई दे रही है, जुकाम के कारण से। कई बार लगता है कि एक ही वाक्य को जैसे कुएं में बोलते हैं ना, तो आवाज़ आपकी वाइब्रेट इको करती है, तो बार बार इको हो रही है, तो मुझे एक बार रुकना पड़ता है कि जो मैंने बोला था उसके आगे अब बोलना स्टार्ट करना है नहीं करना है। चलिए ये ठीक है ना, सुस्ती। अगला देखो, ये निवेश को है ना मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिससे यहाँ पर हमारे स्थगन में अगर कोई ऐसा पॉइंट हुआ तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये निवेश, ये एक पॉइंट ये रहा, एक ये स्थगन। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे अन्य कई भी पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे रिलेशन हमें पकड़ में आ रहे हैं वो हमने सारे आपको बता दिए। स्थगन, स्टैग्नेशन क्या होता है। एक बार क्या था, हमारे एक भाई साहब थे, तो उनकी क्या शादी टूट गई थी, मतलब कि संबंध हुआ लेकिन शादी टूट गई, मतलब सगाई हो गई थी लेकिन विवाह पूरा संपन्न नहीं हुआ था, सारे संस्कार नहीं हुए थे, तो बड़े उदास रहने लगे। तो हम जाके उनसे कहते थे अब लाइफ में स्टैग्नेंट होके आगे बढ़ो और ढूंढो, और कोई मिलेगा, है ना, तुम सक्षम हो, बढ़िया हो, चिंता मत करो, दोबारा कोई ना कोई संबंध आ जाएगा। तो उन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया था, स्टैग्नेंट कर लिया था, स्थगन कर लिया था, रोक लिया था, अपने जीवन में उल्लास को और स्फूर्ति को ख़त्म कर लिया था। तो ये जो अर्थव्यवस्था में भी सेम ही होता है। क्या होता है, इस स्टेज जो स्थगन को आप इकोनॉमी में ऐसे समझना कि देखो जब निवेश होता है ना, आपको निवेश भी कर रहे हो आप इकोनॉमी में, बाकी अन्य एक्टिविटी भी कर रहे हो, लेकिन इसके करने के बाद भी अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बन पा रही है, मांग नहीं बढ़ पा रही है, या यूँ कह लीजिए भैया तमाम उपाय करने के बावजूद भी इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट है, स्थगन है, स्थगित हुई पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही है।
हम खूब धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही। तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन बोलते हैं। स्टैग्नेंट हो गई, स्थगन हो गई। समझ गए? देखो इसके जितने भी लक्षण है ना वो सारे सेम होते हैं। कैसे? अपने सुस्ती के जैसे, लेकिन ये सुस्ती से भी भयंकर होती है। क्या? सुस्ती से भी भयंकर होती है। क्यों होती है? देखो यहाँ पर तो हमने कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं, हमने कोई निवेश आगे नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी कि जिससे मांग में वृद्धि हो जाए। लेकिन ये स्टेज तो ऐसी हो रही है कि यहाँ सारे जतन करने के बाद भी आपकी इकोनॉमी में गति नहीं आ रही है। अब जैसे वो भाई की अब शादी नहीं हो और हम सब खूब ढूंढें, सारे प्रयास करें, फिर भी उसकी शादी नहीं हो तो वो बड़ी भयंकर दिक्कत हो जाएगी। वही वाली जैसे तारक मेहता में पोपट लाल है, पोपट लाल के लिए खूब अपन प्रयास करते हैं लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। तो सेम हमारी ऐसी इकोनॉमी है। अगर आपने प्रयास भी किए, फेयर लगाए, आपने उसमें इनपुट डाला, इनपुट कैसे डाला इकोनॉमी में, आपने उनको कोई पैकेज दिया रिवाइवल का, उसके बावजूद भी अगर इकोनॉमी वहीं पर स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, तो ये स्थिति तो भैया सुस्ती से भी ज़्यादा भयंकर हो गई ना। अच्छा, मैं आपसे ये बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ एक एक लाइन वाली छोटी, कि कई बार स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अगर आपको इन विषयों की मूल गूढ़ तक जानकारी होगी तो आप आसानी से कर पाओगे। देखो किताब में भी यही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि उस लाइन पे हमारा इतना एम्फेसिस नहीं जाता। हम पढ़ते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं तो नहीं जाता, हाँ 5-7 बार पढ़ोगे तो आपको उस लाइन के अंदर का भी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो उतनी एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो करके मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? सुस्ती से भी भयंकर स्थिति स्थगन की हो जाती है इकोनॉमी में। क्यों हो जाती है? कोई आपसे पूछे तो बताना कि जब ये स्थगन वाली स्थिति आती है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते हैं, परंतु हमारी इकोनॉमी जहाँ की तहाँ ही रहती है ना, ये ध्यान रखना। देखो आपने एक शब्द पढ़ा होगा अपने साथ साथ, स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, पढ़ा है ना हमने? अब देखो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है ना स्टैग्नेशन वाली, अब अर्थव्यवस्था रुक रही है, आप निवेश कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन वहीं की रुकी हुई है और आपने कोई पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ लिया। जैसे आपने पकड़ लिया कि साहब मोटर व्हीकल जो है इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में आपने पॉलिसीज़ लेके आए और वो पॉलिसीज़ आप उनको खूब छूट दे दी। उस छूट देने के बाद क्या हुआ, वो इंडस्ट्री में एकदम से क्या हुआ, बूम आना स्टार्ट हुआ कुछ समय के लिए और उससे उनमें दामों में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार जब किसी सेगमेंट में आप विशेष प्रयास करते हो और जो मुद्रास्फीति आती है उसको क्या बोलते हैं? स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति किससे कन्वर्ट हुई है भैया? स्थगन की वजह से हुई है। जो स्थगन था ना, आपने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में एकदम से कोई बड़ा पैकेज दे दिया, 5-10 हज़ार करोड़ का पैकेज दे दिया, उससे क्या हुआ, बाजार में अगर कोई इन्फ्लेशन आ गया तो ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से आया? आप क्या बोलोगे? ये इन्फ्लेशन स्थगन जन्य इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये स्थिति थी सुस्ती की। आपने देखा सुस्ती से भी डेंजरस स्थिति हो गई हमारी स्टैग्नेशन की। अगर ये स्थगन वाली स्थिति भी लंबी चलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रिसेशन में, प्रतिसार में। और भी ये प्रतिसार की भी स्थिति बनी रहेगी तो वह स्थिति में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम डिप्रेशन की स्थिति में पहुँच जाएंगे, मंदी की स्थिति में पहुँच जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बार आप रिसेशन समझ लो। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सुस्ती और उसके बाद स्थगन, अब ये दोनों लगातार थोड़े लंबे समय तक रहते हैं, है ना? तो क्या होता है, तो आपके रिसेशन की स्थिति आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रतिसार। क्या बोलते हैं? प्रतिसार। अच्छा, ये प्रतिसार भी पकड़ लेना, यदि आपके एग्जाम में कहीं स्टेटमेंट आ जाए प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति और आपको 4 स्टेटमेंट दे दे तो समझ जाना कि भैया ये प्रतिसार की स्थिति थी, रिसेशन की स्थिति थी, लंबे समय तक सुस्ती और स्थगन की समस्या रहने की वजह से अब कौन सी स्थिति आ गई इकोनॉमी में? रिसेशन आ गया। और रिसेशन को दूर करने के लिए सरकार ने भी कुछ उपाय किए और इस कारण से इकोनॉमी में आपके
थोड़ी सी ग्रोथ हुई या इन्फ्लेशन की स्थिति आई, तो यह जो इन्फ्लेशन आएगी इस सेगमेंट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति बोलेंगे। ठीक है ना। अब रटने की जरूरत नहीं है आपको, प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति इसको बोलेंगे। अब आ जाओ मंदी में, और भी क्रॉनिक स्टेज आ जाती है आपकी डिप्रेशन, जिसको हम मंदी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अति चिरकालिक स्थिति, किसकी, प्रतिसार की। जब प्रतिसार भी और लंबे समय तक रहता है तो कैसी स्थिति आ जाती है, मंदी, डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। प्रतिसार मतलब अति चिरकालिक प्रतिसार की जो स्थिति होती है वह क्या कहलाती है, आपकी मंदी कहलाती है। अच्छा देखो, मंदी और प्रतिसार में सारे जो की टर्मिनोलॉजीज हैं वो सेम है, मतलब दोनों की जो अगर आप मूल बातें करोगे तो जो स्थिति प्रतिसार के अंतर्गत होती है वही आपको मंदी के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। लेकिन मंदी में दो चीज़ें आपको और एक नया सिनेरियो देखने को मिलता है। देखो मंदी में आपको एक तो सिनेरियो ये देखने को मिलेगा कि देखो मांग में तो कमी है, और मुझे दुकानदार के रूप में मेरा घर भी चलाना है और मुझे सामान भी बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, मांग में लगातार कमी है और मैं क्या करूँगा, अपनी कीमतें गिरा दूँगा। क्या करूँगा, कीमतें गिरा दूँगा, और एक कैसी प्रतिस्पर्धा में लग जाऊँगा, एक ये बड़ी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल जाती है बाजार में कि एक दूसरे अपनी कीमतें गिराने लग जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। अच्छा इससे क्या होती है, अब इससे मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी वर्किंग कैपिटल है या जो मुझे सस्टेन करना है अपनी दुकान को चलाने के लिए, उसमें फिर मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास 2 लड़के काम करते हैं तो मैं उनमें से दोनों को छुट्टी दे दूँगा या उनसे बोलूँगा भैया अब आप काम नहीं करोगे मेरे पास से, हाँ, उनको काम से निकाल दूँगा मैं। ये स्थिति आपको मंदी में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक स्थिति और देखने को मिलती है, सामान्यतः प्रतिसार में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। अभी मैं वेट करता हूँ कि नहीं समय ठीक आ जाएगा, चलो तुम्हें 1 महीने 2 महीने 3 महीने में तनख्वाह दे दूंगा, दुकान पे रुके रखो। लेकिन मंदी में क्या होता है, हाथ जोड़ के भैया जाओ, बलात आपको निकाल दिया जाता है अगले दिन ही कि आज से तुम्हारी यहाँ से छुट्टी। साथ ही साथ प्रतिसार में क्या होता है कि आप ऐसे फोर्स्ड, जैसे कि सपोज करें फैक्ट्रीज़ वगैरह में या सरकारी संस्थानों में कुछ कानून होते हैं, और जिस फैक्ट्री में 20 से अधिक एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर भी सरकारी नियम कायदे लागू हो जाते हैं। वहाँ पर आप ऐसे बलात् रूप से नहीं निकाल सकते, है ना, कि बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते, अगर हम कोर्ट कचहरी में जाएँ तो संभवतः अगर आपके पास समय है तो आप वापस उसको एक बार तो रिज्यूम भी करा सकते हैं अपनी जॉब को। लेकिन क्या होता है, मंदी में सरकारें भी आंख मींद लेती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है भैया कहाँ से रखवाएगा, इसको खुद को खाने को उसके पास नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, सरकारें उदासीन होने लग जाती हैं, सरकारें उदासीन होने लग जाती हैं, समझ के, वो आंख मूंद लेती हैं एक तरीके से, इस प्रकार की लेबर इश्यूज होने लगते हैं तो। लेकिन प्रतिसार में ये स्थिति नहीं होती। प्रतिसार में ये जो 1 और 2 पॉइंट हैं ये नहीं होते हैं ना, और ये दोनों स्पेसिफिकली पॉइंट किसके लिए होते हैं, आपके लिए, मंदी के लिए होते हैं। देखो ध्यान रखना, अगर आपके स्टेटमेंट में इस प्रकार के पॉइंट आके पूछ लिया जाए कि भैया बिजनेस साइकिल का ये कौन सा स्टेज है, तो ध्यान रखना, अगर ये 2 पॉइंट आते हैं तो ये मंदी में ही आपको स्थिति देखने को मिलेगी। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन ध्यान करो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, महान मंदी। मंदी भी कैसी, महान मंदी, क्या बोलते हैं, महान मंदी। और उस मंदी में खूब बेरोजगार हुए थे, सरकारों के पास कितनी आप चिल्ला लो, लेकिन सरकारें कोई मदद कर सकती थी क्या, नहीं कर सकती थी। तो वो स्थिति कौन सी थी आपकी, महान मंदी वाली थी, सबसे ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज ही थी। देखो आपने ये 4 स्टेजेस देख ली, है ना। मैं खाली बैठे ये सोच रहा था कि यार कुछ तो कराएं, कुछ तो कराएं। तो एक छोटा सा टॉपिक पुस्तक का बचा हुआ था, तो मैंने कहा वो करा देते हैं। अब कल फिर कोई नया, अब देखो अब फॉरेन पॉलिसी वाले नए चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, और उनको अब धीरे धीरे करके ले लेंगे, मतलब कि विदेश व्यापार को ले लेंगे, है ना। थोड़ी सी स्पीड कम रखेंगे लेकिन करेंगे डेली, ये देख लेना। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके जो जो डाउट्स होंगे
उन डाउट्स को ले लेंगे। जैसे कल भी आप 3-4 विद्यार्थियों के मेरे पास डाउट्स आए थे, उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में लेके क्लैरिफिकेशन कर लेंगे उनका। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। तुम सब खूब प्रेम करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मैं तुम्हारा ना। तुम सबके शुभाशीष सब मिल गए थे जितने भी विद्यार्थी थे। चलिए, धन्यवाद।